ऑल राइट, सो रिकॉर्डिंग हमारी क्लास की पूरी रहेगी। तो जो भी क्वेरीज होगा, जो भी कुछ आपने पढ़ा होगा, आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ होता रहेगा। तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, अभी की क्लास के बाद आप लोग मुझे अपनी जीमेल आईडी दे देंगे, ताकि उस आईडी में मैं आपकी क्लासेस के वीडियोस भेज दूंगा। ठीक है, तो आपके पास इसके बाद भी क्लासेस कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास वो वीडियो रहेगा, तो आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। कभी कभार कुछ भूल गए तो आप उस कोर्स को कोर्स वेयर के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, आगे आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो भी क्वेश्चन रहेगा। फोटोशॉप में बेसिकली किस तरीके से पढ़ाई करना है वो तो आपको ऑलरेडी डेमोज में बताया गया है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा। हालांकि कोर्सेज का तरीका ये होगा कि जो मैं क्लास लूँगा उसके जस्ट बाद आपको मुझे असाइनमेंट देना होगा। जस्ट बाद का मतलब है दूसरे दिन। आप लोग की बैचेस आपने देखे होंगे, आपने शायद नहीं देखा होगा, राइट? तो बैचेस आपको ग्रुप में हम ऐड करेंगे, उसमें ही बैच आता है। स्टूडेंट ग्रुप है, आप भी न्यू हैं, शायद आपको भी ऐड नहीं किया, आज ही आए हैं, राइट? हमने डेमोस तो ली थी, मैं जानता हूँ उस चीज़ में मैंने ही लिया था डेमो। आप भी आज आए हैं, ठीक है? तो ग्रुप में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस जो हैं वो अल्टरनेट चलेंगी। लेकिन दूसरे दिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आना है, आपको आना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैं आपको मॉनिटर कर सकूं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे नहीं। ठीक है? शुरुआती कोर्स कैरिकुलम रहेगा, तो प्रति क्लास के बाद आपको सिग्नेचर करना रहेगा, ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, दैट विल बी द इनिशियल। आप तो ऑलरेडी एक प्रोसेस गुंजन सर की क्लास में हैं, है ना, आपको पता है। ठीक है, ऑल राइट, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोटोशॉप। और ये वर्क्स जितने आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें से कई वर्क्स आपके कोर्सेज में रहेंगे, कई वर्क्स कोर्सेज में नहीं है, क्योंकि वो 3D वालों के लिए है। तो जो 3D वालों का काम है वो आपके लिए नहीं आएगा, जिन आपके लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपके इमेज एडिटिंग के ज़्यादा वर्क्स होंगे। ठीक है, सो चलिए फोटोशॉप के साथ शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में फोटोशॉप जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन आपको स्प्लैश स्क्रीन मिलती है। इस स्क्रीन को स्प्लैश मिलती है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके में ये खाली होगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये रीसेंट वर्क ही दिखाता है और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसमें कोई भी वर्क शुरू करने के लिए हमें तीन टाइप के तरीके मिलते हैं जिससे आप एक डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। पीएसडी इसका फॉर्मेट होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, राइट? तो वो डॉक्यूमेंट बने बिना इस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। ये डॉक्यूमेंट लेयर्ड बेस्ड होता है, यानी आपको जैसे ऑनियन की स्किन होती है उसी तरीके से लेयर वाइज आपको फाइल मिलती है जिसमें आप ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो काम शुरू करने के लिए किस तरीके से शुरू करना है, पहले फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक विजर्ड आएगा। इस चीज का दूसरा भी तरीका है, वो है कंट्रोल एन, शॉर्टकट है, डायरेक्ट आपको विजर्ड मिल जाएगा। या फिर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस वर्जन दर वर्जन चेंज होती है। ठीक है, तो फोटोशॉप में हार्डली तीन चेंजेस आए हैं। पहले पॉइंट वन पॉइंट टू से लेकर 7.0 तक आया था, 7.0 फ्री वर्जन हो गया। उसके बाद से जितने भी बढ़ते गए, आपका करीब 2010 या 2012 से नेक्स्ट वर्जन आया था, जो कि था फोटोशॉप सी एस वर्जन, जो आपको अभी भी अवेलेबल है। पुराने वर्जन मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए गए थे, तो आपको उसकी ओरिजिनल साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन वर्किंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं थे, एल्गोरिदम्स थोड़े से बदले। सी एस वर्जन काफ़ी स्टेबल था। सी एस फाइव, सी एस सिक्स जो है वो फोटोशॉप का ऑल टाइम फेवरेट वर्जन माना जाता है, आज भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो गई है, तो सी सी वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, जो 2017 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ। अब आपके पास 2017 के ये पूरे सी सी वर्जन, ये 2021 वर्जन है फोटोशॉप का। 22 भी इंट्रोड्यूस हो गया है, 23 भी आ जाएगा अभी कुछ समय में। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर में जाने से पहले उसको 6 महीना देख लिया जाता है। 6 महीने में रिपोर्ट अगर अच्छी रही तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, नहीं तो अनस्टेबल होते हैं, बग्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते। अभी फ़िलहाल हम 2021 यूज़ कर रहे हैं। हमने 2019 भी देखा, वो भी काफ़ी स्टेबल वर्जन था, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगे, तो सॉफ्टवेयर्स के लिंक आप जब मुझे पर्सनल व्हाट्सअप आप देंगे, तब हम उसमें आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपना पेन ड्राइव लेके आ जाइएगा, हम यहाँ से आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है,
सो फिर इंस्टॉल वगैरह करने में दिक्कत नहीं होगी, हम वहीं से भी खुद भी इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिसेस के लिए। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा यूआई वर्जन भी होता है। इंटरफेस में बस यही चेंजेस है कि सीसी वर्जन और सीएस वर्जन में, सीसी वर्जन में एक नया प्रॉपर्टीज पैनल ऐड हुआ है जहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बस यही एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, उसके अलावा और कोई पैनल नया ऐड नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर पूरा सेम है प्रीवियस से अभी तक। ठीक है, अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड मिलेगा। न्यू डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डिफरेंट टैब्स, अलग अलग पैनल्स। और इसको समझने के लिए इतने ढेर सारी वैल्यूज़ हैं तो कैसे समझें, राइट? कुछ नहीं है, केवल 3 प्रॉपर्टीज समझनी होती है, मात्र 3। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। शुरुआत में केवल 3 प्रॉपर्टीज समझनी होती है, बाकी फिर रेयरेस्ट कंडीशंस के लिए आप बदलाव करते हैं। तो कौन सी चीज़ 3 चेंज करनी होगी या समझनी होगी, वो होगी हाइट एंड विड्थ, राइट? इन दिस केस विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट डायमेंशन एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी रेजोल्यूशन। तो हाइट, विड्थ एंड रेजोल्यूशन, ये 3 प्रॉपर्टी ही आपको ध्यान में रखनी होती है, जो यहाँ पे सब जगह लिखी हुई है, विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन, विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। ये सब टैब एक्चुअल में यही 3 प्रॉपर्टी के प्रीसेट हैं, बने बनाए प्रीसेट्स हैं। तो उनके लिए काम करने के लिए आपको जब किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए काम करना चाह रहे हैं तो ये ऑलरेडी बने बनाए यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट? आपको मात्र यही 3 पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे नहीं, इसी से पूरा आर्टवर्क तैयार होगा। अब यहाँ पे सेव्ड दिया हुआ है, तो आपने जो टेम्पलेट्स बनाए हैं, आप इसमें आगे प्रीसेट्स टेम्पलेट्स भी सीखेंगे। तो बने बनाए अगर टेम्पलेट्स, मान लीजिए कोई काम बहुत बार आ रहा है, बहुत बार करना पड़ रहा है, तो आप उसका टेम्पलेट बना दीजिए, बस वहाँ पे इमेज रिप्लेस करेंगे, उसके अलावा सारा इफेक्ट पहले से ही अप्लाइड होगा। ठीक है, तो वो टेम्पलेट कैसे बनाने हैं वो हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे खाली है। अदरवाइज आप बना लेंगे तो वो इसी तरीके से अरेंज्ड ग्रिड में नजर आएगा सेव्ड में। ठीक है, फोटोज़, जब आप फोटोज़ पे काम करेंगे, यानी पोस्ट कार्ड फोटोज़ जो होती हैं, छोटे से इतने साइज़ के होते हैं, 7 इंच के होते हैं लगभग, विड्थ 7 की होती है, 4-5 इंच की इनकी हाइट होती है, राइट? 300 पीपीआई रहता है। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आते हैं। ठीक है, इनका क्या पर्पस होता है अभी कुछ ही देर में हम लोग समझेंगे। फोटोज लाइन के लिए जब वो काम करते हैं तब के लिए, प्रिंट, जब प्रिंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अब इसमें से कई फॉर्मेट जो है ना वो आपको फेमिलियर नहीं मिलेंगे और कई फॉर्मेट आपके फेमिलियर होंगे। जैसे प्रिंट में फॉर एग्जांपल A4 साइज आपको पता होगा, क्योंकि ये हर एक हमारा प्रिंटेबल साइज होता है। लेकिन टैबलॉइड क्या होता है, लीगल क्या होता है, लेटर क्या होता है, राइट? इसके साइजेस हमें नहीं पता है। लेटर जो है ये लेटर हेड है, जो किसी कंपनी का लेटर हेड तैयार होता है, ये वो साइज है। लीगल जो है वो लीगल पेपर साइज है। और टैबलॉइड क्या होता है, टैबलॉइड एक्चुअली में वेस्टर्न न्यूज़पेपर का सामने का पेज होता है, उसका साइज होता है टैबलॉइड। टैबलॉइड को सनसनीखेज बोला जाता है। सो जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इमेज होती है वो उधर डाली जाती है वेस्टर्न न्यूज़पेपर में, इसलिए वो साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड बन गया है, उनका जो पहला पेपर का साइज़ होता है। अब क्या ये इंडियन है? बिल्कुल नहीं। पूरा सॉफ्टवेयर यूरोप में बना है तो सारे स्टैंडर्ड्स यूरोप के हैं। तो लेटर हेड हमारा लेटर हेड नहीं है, हमारा लेटर हेड A4 और A3 में बन जाता है, राइट? लेकिन उनके लेटर हेड का साइज डिफरेंट होता है। लीगल जो है वो भी हमारा लीगल पेपर नहीं है, उनका लीगल पेपर है, राइट? टैबलॉइड सिमिलरली हमारा न्यूज़पेपर का साइज डिफरेंट होता है, उनका न्यूज़पेपर का साइज डिफरेंट होगा। सो ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड A4 से लेकर B3 C4 तक है, इससे अधिक हम भी नीचे नहीं जाते हैं। ये होता क्या है कि A3 जो है, जितना छोटा नंबर A1 A2 A3 A4 A5, तो जितना छोटा नंबर उतना बड़ा साइज, और जितने बड़े नंबर उतने डिवाइडेड बाय साइज। यानी A3 का हाफ होता है A4, A4 का हाफ होगा A5, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं।
पॉम्पलेट साइज तक चले जाते हैं, राइट। वो क्या होते हैं, A4, A5, A6, है ना। तो जितना छोटा वैल्यू होगी उतना बड़ा पेज होगा, ठीक है। इस तरीके से इस पे काम होता है जनरली प्रिंट के लिए। अब आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये जनरली गेमिंग क्लाइंट्स के लिए, या जो VFX लाइन वाले होते हैं उनके लिए, या कोई जिनको पेंटिंग बहुत पसंद है उनके लिए ये वाला क्वेश्चन आता है, राइट। तो आप जब इलस्ट्रेशन तैयार करते हैं या डिजिटल पेंटिंग्स तैयार करते हैं, या मूवी लाइन के लिए किसी में काम कर रहे हैं, या प्लानिंग के लिए अगर आप इमेजेस का यूज़ करते हैं, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पेंटिंग्स, पोस्ट कार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो सब तैयार किए जाते हैं, राइट। और आप देख रहे हैं डिजिटल का 1080p साइज और 720p साइज भी है। इसके बारे में जानते हैं 1080p और 720p क्या होता है? यूट्यूब्स में सबने देखा है कि आप वो 720p में डाउनलोड करते हैं। एक्चुअल में ये फ्रेम साइज होता है, ये जो आपका फ्रेम साइज है उसकी बात होती है। 720p का जो जनरल साइज होता है वो 1280 बाय 720 का होता है। दैट मीन्स वो वेबसाइट्स वगैरह जो जैसे जो डिवाइसेस होते हैं, वेबसाइट्स हो गई, इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं, वो वेब ब्राउज़र का साइज़ होता है, तो उसको स्केल किया जा सकता है, बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है। उसी का जस्ट बड़ा रूप होता है 1080p। इसमें हाई रेजोल्यूशन होता है, पिक्सल ज़्यादा होते हैं, फाइल साइज ज़्यादा हो जाती है। फिर इसी के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है 4K, यानी 2K रेजोल्यूशन पे जाता है, फिर 4K रेजोल्यूशन जाता है, अल्ट्रा HD, और अब आ गया है 8K, जो कि अभी बहुत कम जगहों पे आपको मिलेगा 8K। सो इसका भी टेक्निक हम लोग आगे समझेंगे और डिटेल में जाएंगे जब फोटोशॉप के अंदर, राइट। वेब, जब वेबसाइट्स के लिए कोई चाहिए हमें, तो ये बेसिकली करके आ रहा है, ये डायमेंशन तय कर रहा है। फ्रेम डायमेंशन, पेज कैसा साइज का होगा वो यहाँ तय कर रहा है। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी की कोई बड़ी कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। सिंपल केवल हमें फेस का साइज कितना चाहिए, बस वो चाहिए जिस पे काम कर सकें, उसको तय कर रहे हैं। मोबाइल्स के लिए काम करना है, उनका बना बनाया सेट है। यहाँ पे मैक जितने लिखे हुए हैं दैट मीन्स एप्पल है, राइट। सफारी ब्राउज़र के लिए बना रहे हैं। एप्पल अगर लिखा हुआ है, आईफोन लिखा हुआ है, दैट मीन्स आईफोन के डिवाइस के लिए। एंड्रॉयड लिखा है यानी सैमसंग वगैरह के डिवाइस के लिए होगा। और विंडोज़ के होंगे तो अलग से। और जहाँ जहाँ लेगेसी आपको टर्म दिखेगा, दैट मीन्स पुराने सॉफ्टवेयर की बनाई हुई प्रीसेट इधर पे यूज़ की जा सकती है, ये उसके लिए रहेगा, ठीक है। और बचा फिल्म एंड वीडियो, तो ये जब आप किसी फिल्म और वीडियो के लिए काम कर रहे होंगे तो उनका साइजेस होगा, यानी लैंडस्केप साइज होगा। यहाँ पे जितने ज़्यादा लैंडस्केप साइजेस मिलेंगे। इधर पे टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफर करती है, बट उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज इट कुड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब बात आ जाती है कि ये पूरे सेक्शन चेंज होते जाते हैं टैब्स के अकॉर्डिंग, तो यानी कि ये कनेक्टेड टैब है, आपस में कनेक्टेड है, तो कुछ नया नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब विजुअली भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ राइट साइड में कुछ और है, ये ऑप्शन होता है कस्टम का, यानी आप अपनी मर्जी का अगर कोई पेज बनाना चाहते हैं कस्टम, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में साइजेस वेरी करते रहते हैं। जिसने जैसा साइज बनाया, जिसको जैसा साइज लगा, उसने वैसा तैयार कर लिया। स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज को बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड साइजेस के लिए अगर काम करना है तो कस्टम पे काम करेंगे। इसके लिए काम करने का तरीका सिंपल होता है। यहाँ पे हमारी जैसे PS_001 हमने क्लास का नाम रख दिया, राइट। अब ये हमारी फाइल का नाम है, सब जगह प्रीसेट काम करता रहेगा। विड्थ, हाइट यहाँ पे डाली जा सकती है अपनी मर्जी का, और रेजोल्यूशन यहाँ पे डाला जा सकता है। अब इनको बदलाव आता है इंचेस, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट एंड पिकास के द्वारा। इंचेस, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स ये तो हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रीवियसली स्कूल्स में सिखाया गया है, हमारा हमेशा से हमने सीखा है, हमारा नॉर्मल मेजरमेंट यही होता है। पिक्सल्स क्या होते हैं? नो आइडिया। फिलअप किया जा सकता है। एक्चुअली में पिक्सल किसी भी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है, राइट। कोई भी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा यूनिट पिक्सल कहलाता है। पिक्सल को अगर हम जनरल आर्टिस्टिक लैंग्वेज में मानते हैं तो इट्स अ होल्डर जो कि कलर होल्ड करता है, राइट। अब इसके अंदर आप एक बार में 8 कलर भी डाल सकते हो, एक बार में 60
16 कलर भी डाल सकते हैं, 32 भी डाल सकते हैं, 64 भी डाल सकते हैं, 128 भी जा सकते हैं, 256 भी जा सकते हैं। ये भी बढ़ता जाएगा। बस इतना होता है कि जितने ज़्यादा पिक्सल डाले जाएंगे, यानी एक पिक्सल के अंदर जितने ज़्यादा कलर होंगे, उतना ज़्यादा फाइल की साइज बढ़ती जाती है, राइट। इसलिए पिक्सल्स में जो उनके साथ काम कर सकते हैं वो पिक्सल्स में काम करेंगे। इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सेम एग्जैक्टली वैसा यूनिट है। पॉइंट्स एंड पिकास यूरोपियन यूनिट है, हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन पॉइंट्स का अगर जानना है तो ये एक्चुअल में इंचेस का 72th पॉइंट होता है, यानी कि 72 पॉइंट का एक इंच होता है, राइट। ऐसे ही पिकास जो है वो हेयर लाइन यूनिट होता है, यानी बाल जितना पतला कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो पिकास, ठीक है। पिकास वैसे ही छोटा हो जाता है। ये लेज़र प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। जो हम लोग ग्लास के अंदर लेज़र के थ्रू ड्रॉ करते हैं वो पिकास फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। पॉइंट एंड पिकास दोनों में काम आ जाता है। नाउ ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी आप यूज़ करना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्ट्रेट व्यू में काम करना है या लैंडस्केप में काम करना है तो दोनों चीज़ें। फ्लेक्सेस, बैनर वगैरह जो होते हैं वो लैंडस्केप में बनते हैं, पोस्टर वगैरह जो होते हैं वो पोर्ट्रेट व्यू में बन जाते हैं, राइट। जो पैम्पलेट्स होते हैं और लीफलेट आपका लैंडस्केप में बनेगा, पैम्पलेट आपका पोर्ट्रेट में बनेगा। ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइंस में और ऐड होते जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस टर्म पे काम करना चाहते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपका कॉम्पोजिशन तैयार होता है कि आप जनता को किस जगह फोकस कराना चाहते हैं। ये दोनों में वेरी करता है, ठीक है। सो आर्ट बोर्ड, ये सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स सीसी वर्जन में। सीएस वर्जन्स में आर्ट बोर्ड नहीं थे। क्यों? बेसिकली क्योंकि आर्ट बोर्ड जो है वो एक कैनवस के अंदर मल्टीपल कैनवसेस पे काम करने का प्रोडक्ट है, यानी आप एक ही फाइल के अंदर 10 फाइल पे काम कर सकते हो। ये फैसिलिटीज आर्ट बोर्ड देता है। अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें या मैगजीन की बात करें या कोई कॉमिक्स की बात करें, जो भी स्टोरी बुक्स होती हैं, ये क्या होती हैं, एक ही तरीके का इनका बैकग्राउंड होता है, बस इसमें टेक्स्ट बदलता रहता है। तो वो कैसे काम करता है, जनरली आर्ट बोर्ड ऐड करके आप मल्टीपल, एक पेज में मल्टीपल पेजेस ओपन कर लेते हैं और सब में एक ही ग्राफिक को अप्लाई किया जा सकता है। ये फैसिलिटीज़ आर्ट बोर्ड देता है। तो अभी फ़िलहाल हम आर्ट बोर्ड को ऑन नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स अवर फर्स्ट क्लास, तो इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करती है क्लैरिटी आपके वर्क की। तो आपका काम कितना क्लियर होगा वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है 72, 150 और 300। ये तीन ही वैल्यूज़ पे काम होता है। जब किसी को सबसे कम क्वालिटी चाहिए होती तो वो 72 पे बनाता है। जनरली इसका रीज़न क्या होता है कि प्रिंटर जो होता है वो अगर वैल्यू कम इमेज की एक्सेप्ट करता है, जैसे 5 MB में काम कर रहे हैं या 5 MB से नीचे पे काम कर रहे हैं तो 72 की क्वालिटी पे काम करेंगे। इसमें इमेज की क्वालिटी गिर जाती है, लोएस्ट क्वालिटी 72 होता है। 150 में आपका फाइल साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, केबीज में चला जाएगा। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, कई फोटोशॉप में यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लगइन में शो करता है कि आपका फाइल साइज कितना हो गया है, या अभी आगे पे जो इंटरफेस आता है उसमें भी दिखाता है, ठीक है। 300 रेजोल्यूशन टॉप का रेजोल्यूशन है, यानी टॉप मोस्ट क्वालिटी इसमें होती है। आप इसको 600, 6000, 10,000, 30,000 भी कर सकते हैं, बट फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि आपका स्क्रीन ही 300 से ऊपर के डिस्प्ले नहीं दिखा सकती अभी फ़िलहाल। अल्ट्रा एच डी है वो आपका 600 पिक्सल ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएगी, लेकिन जो आपका 8 की रेजोल्यूशन है या कोई भी है उससे ऊपर है, हम उससे ऊपर गए ही नहीं हैं अभी तक, क्योंकि हमारा डिस्प्ले डिवाइस उतना अधिक नहीं डिस्प्ले कर पा रहा है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो 300 जो है वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बना हुआ है, आप बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी इसमें वर्क आप करेंगे, जो ड्रॉ करेंगे, जो शेप बनाएंगे, या जो भी इमेज आप इस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे, उसमें आप एक एक पिक्सल तक का कलर बदल सकते हैं। इतना फ्रीडम आपको मिलेगी। इमेज लाइन पे काम करेंगे, फोटोज़ के साथ काम करेंगे, आप एक एक पिक्सल का कलर चेंज कर पाएंगे। तो उतना ज़्यादा डेंसिटी वैल्यू देता है। इसका अर्थ सिंपल सा है, 1 इंच के भीतर में कितने पिक्सल आने चाहिए। सो देर विल बी अबाउट 300 पिक्सल्स इन 1 इंच, और वो भी स्क्वायर रेजोल्यूशन पे जाते हैं। यानी जो ग्राफ होता है केवल लाइन से नहीं होगा, ऊपर में भी 300
राइट में भी 300, और ऐसे ही में पूरा ग्रिड फिलअप होगा, राइट जैसा हमारा मैट्राइसिस बनता था मैथ्स में, वैसा ही कुछ होगा। थोड़ा सा आइडिया इसको समझेंगे तो इससे ये समझ में आएगा, जब ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में ड्रॉ होता है। तो जब आप कोई भी कलर करेक्शन कर रहे हो या कोई भी तरीके का ड्राइंग भी कर रहे हो, ये दोनों में बेनिफिट होता है। तो जो हाई रेजोल्यूशन HDRI इमेजेस होती हैं, जो फोटोग्राफी वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हायर रेजोल्यूशन की इमेजेस होती हैं, उनमें एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे भी रेजोल्यूशन बढ़ानी होगी। अगर यहाँ की रेजोल्यूशन कम कर देंगे तो कोई भी चेंजेस उसमें अप्लाई करेंगे, क्वालिटी डाउन ही नज़र आएगी, राइट। सो इसको हमेशा हाई रेजोल्यूशन पे यूज़ करें। ये पिक्सल पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वही है, अंतर वही आएगा कि हमारा जो डिस्प्ले डिवाइस है वो उतना डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो इसको 300 ही रखा जाता है, बाकी आपकी चॉइस है, आप बढ़ा के भी कर सकते हैं। कलर मोड जो है, यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के कलर मोड्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये कलर मोड्स क्या हैं, ये आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी कैनवास को तैयार करते हैं। अब आपकी चॉइस पे है। RGB कलर फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू, राइट, RGB कलर का है। ये बेसिकली है क्या, ये वो मोड है जो कि डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम करने के लिए यूज होता है। इसके थ्रू आप डिजिटल डिवाइस के लिए कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है। बाकी के जो फॉर्मेट हैं वो आपको वो कलर रेंज नहीं देंगे जितना कलर रेंज ये देता है डिजिटल वर्ल्ड के लिए। रीज़न ये है कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है, आपकी जो मॉनिटर होता है या फ़ोन होता है या फिर टेलीविज़न स्क्रीन होता है, ये लाइट के थ्रू आपको पिक्सल दिखा रहा है। क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे छोटे से छोटे में जाएंगे तो छोटी छोटी लाइट्स LED लगी हुई है, वही ब्लिंक होके आपको पिक्सल दिखाती है। वही पिक्सल्स फिर बाद में डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, लाइट के थ्रू देख रहे हैं कलर्स को। तो जहाँ पे भी लाइट ऐड होती है वहाँ पे RGB कलर आ जाते हैं ऑल टुगेदर, राइट। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सन से इंस्पायर्ड है। हम जो रियल वर्ल्ड में कलर देखते हैं वो सूरज के कलर्स आते हैं। सूरज का कलर कौन सा होता है, वाइट कलर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें रेड ग्रीन ब्लू इक्वली मिक्स होता है। येलो नहीं बोलते उसको, वाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें रेंज क्या होती है, RGB में सबसे ज़्यादा कलर रेंज मिलती है जो कि 16,70,000 कलर की रेंज मिलती है। यानी आपको उतने कलर्स के साथ काम करने का, वर्क करने का फ्रीडम मिलेगा। ये डिवाइडेड बाय 4 होता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। 8 बिट 16,70,000, 16 बिट 16,70,000 इंटू 16,70,000, 32 बिट 16,70,000 इंटू 16,70,000 इंटू 16,70,000, दैट मीन्स 256 ट्रिलियन कलर्स। और ये 48 बिट भी जाता है, 48 बिट के साथ भी काम करता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं हुआ। रीज़न ये है कि 48 बिट के पूरे कलर्स को ये सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसके कुछ ऑप्शंस इसमें काम करते हैं। 48 बिट अगर आ जाता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 62 बिलियन कलर्स का रेंज देता है फोटोशॉप अलोन। तो आपके पास रेंज बहुत अधिक है काम करने की, जो कि आप एक्सप्लोर करेंगे थ्रू आउट योर कोर्स, आप उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे 8 बिट सेक्शन रहेगा। इसमें RGB जो कलर है वो डिजिटल डिवाइस के लिए, अगर सिंपल वे में समझे एक लाइन में कि इट्स डिजिटल डिवाइस, तो किसी भी डिजिटल डिवाइस के लिए काम करना है तो RGB में करना है। CMYK इज फॉर प्रिंट। इसका फुल फॉर्म होता है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। K स्टैंड्स फॉर ब्लैक, राइट। RGB रेड ग्रीन ब्लू, सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। सियान मैजेंटा ये प्रिंटेबल कलर्स हैं, यानी रियल वर्ल्ड के कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स रियल वर्ल्ड के। रियल वर्ल्ड में प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, नहीं, येलो। रेड ग्रीन ब्लू जो है वो हमारा डिजिटल वर्ल्ड का प्राइमरी कलर है। रेड येलो एंड ब्लू रियल वर्ल्ड का प्राइमरी कलर कहलाता है। क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ग्रीन जो है वो हमको कहीं से भी मिल नहीं पाता। हम लोग डाइज से एक्सट्रैक्ट करते हैं कलर, फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और भी कई जगहों से केमिकल से एक्सट्रैक्ट करके कलर्स निकालते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रीन का कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं होता, राइट। तो ग्रीन कहाँ से आता है, येलो और ब्लू को मिक्स करने से आता है, तब हमारे हाथ में ग्रीन कलर आता है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में वहाँ से जनरेट होता है। तो CMY के जो होते हैं ये प्रिंटिंग कलर्स होते हैं। जब भी प्रिंट के लिए काम करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है जो पिगमेंट के थ्रू बाहर आ रहा है, प्रिंट के थ्रू बाहर आ रहा है, तो CMY के यूज़ करते हैं। यहाँ पे K क्यों दिया हुआ है, इसका भी एक रीज़न है।
आरजीबी ऑल टुगेदर जब मिक्स कर देते हैं तो वाइट बन जाता है, ठीक है। तो इट्स आरजीबी एंड अल्फा, उसको ऐसा बोलेंगे कि आरजीबी और वाइट कलर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए वो ब्राइट कलर के शेड्स देता है। और सी एम वाई के जो है उसमें कलर्स में लाइट तो डाल नहीं सकते, अगर आप कोई कलर लेंगे और उसके अंदर रोशनी मारेंगे तो वो नहीं दिखेगा कुछ भी, या वाइट भी ऐड करते जाएंगे तो उसके लाइटर शेड्स नहीं आते, बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं निकाल सकते आप। रीज़न क्या होता है, शेड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ब्लैक ऐड करना होता है। तो किसी भी कलर का मल्टीपल शेड्स ब्लैक ऐड करते करते निकलते हैं। तो जब ब्लैक ऐड करते हैं तो उसमें कुछ थाउजेंड्स ऑफ शेड्स हम ले पाते हैं, उसके बाद ब्लैक सैचुरेटेड ज़्यादा हो जाता है और पूरा चीज़ ब्लैक ब्लैक नज़र आने लगता है और हमको कुछ नज़र नहीं आता। वहीं यहाँ पे आरजीबी में वाइट ऐड होता जाता है डिजिटल वर्ल्ड में, इसलिए आप 16,70,000 कलर्स में खेल पाते हैं। तो सी एम वाई के इसलिए के ऐड हुआ है ब्लैक का, इसको सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी बोलते हैं। खैर वो और एडवांस में जब हम जाएंगे तो सीखेंगे उस चीज़ को। लैब कलर इज नॉट लेबोरेटरी कलर्स, इट इज़ लाइटनेस ए चैनल बी चैनल, यानी कि जब आप इन दोनों के मिक्सचर के साथ काम करना चाहते हैं तब आप इसके साथ काम करेंगे, क्योंकि इसमें ए चैनल पे इन कलर्स का मिक्सचर होगा, बी चैनल पे इन कलर्स का मिक्सचर होगा, और लाइटनेस जो है वो ब्लैक और वाइट वैल्यू को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इमेज में डिजिटल इमेज को हम समझेंगे किस तरीके से उसको बनाया जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन भी हमें समझना ज़रूरी है कि डिजिटल इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। ग्रे स्केल नो कलर्स, केवल ब्लैक और वाइट वैल्यूज़ के साथ, राइट। इसको अभी के न्यू एज वर्ल्ड में लूमन वैल्यू भी बोलते हैं, लुमिनोसिटी या लूमन वैल्यू, राइट। वो वैल्यू क्या होती है, ग्रे स्केल पे काम करती है। बिट मैप इज़ अ वेरी स्मॉल फॉर्मेट ऑफ इमेज, ये जनरली अगर बड़े से बड़े प्रोडक्ट में बात की जाए तो गेम डेवलपमेंट में इसका यूज़ करते हैं, या फिर ये 3D में बहुत सारी लोगों की, अगर आपको इसमें एनिमेशन भी होता है बिट मैप में, तो जब बहुत सारी लाखों की भीड़ दिखानी होती है तब आपको ये इमेजेस का यूज़ किया जाता है, बिट मैप इमेजेस का। बाकी है नॉर्मल वर्ल्ड में ये बहुत हल्की होती हैं, बहुत छोटी सी फाइल साइज़ की इमेजेस होती हैं, ज़्यादा रेंज नहीं देती काम करने का, तो पिक्सल्स में दिखाती हैं, ड्रॉ करते हुए पिक्सल्स ड्रॉ होते हैं। तो पिक्सलेटेड इमेजेस आपने देखे होंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल है मारियो, अगर आपने देखा होगा। मारियो नहीं देखा आपने कभी, गेम खेला ना, सेम चीज़ है वो, तो उस टाइप के ग्राफिक्स के लिए होता है। तो ये जब दूर से देखते हैं ना तो रियल नज़र आते हैं, लेकिन पास से बिल्कुल पिक्सलेटेड होते हैं, तो इसलिए वो हज़ारों लाखों की भीड़ों में चल जाता है इनका यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट आरजीबी 8 बिट ही रखेंगे। बैकग्राउंड यानी कि जो भी पेज हम लेंगे कैनवस का, उसका कलर कैसा होगा, तो यहाँ पे सब ऑप्शन है, हम लोग बेसिकली क्लिक करके भी अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी की स्पेसिफिक चेंजेस को रखना है। बाकी वाइट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है, इट्स प्रिटी एडवांस, तो आगे चल के डेफिनेटली इसको यूज़ करेंगे। एक लाइन में अगर इसको बताऊं तो ये है एल एल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिवाइस अंतर आता है जब आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं या कैमरा से खींचते हैं और मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं, तो जब वहाँ से इधर लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में इमेज थोड़ी सी ब्राइट नज़र आती है, थोड़ी सी ज़्यादा ग्लो करेगी, ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी, जहाँ लेके आते हैं तो डल हो जाती है। रीज़न क्या होता है, आपके मोबाइल में एक एक्स्ट्रा एल लगी होती है एक्सपोजर की, तो वो ऑलरेडी जितनी भी इमेज आप कैप्चर करते हैं उस पर एक एक्स्ट्रा वाइट वैल्यू ऐड करके आपको दिखाता है इमेज, इसलिए इमेज जो है वो एक्स्ट्रा वाइट नज़र आती है। जब आप इधर लेके आते हैं तो इधर पे डली होती है -1 वैल्यू एक्सपोजर की, एल ऑलरेडी डली होती है, ये जब मैन्युफैक्चर करते हैं ना डिवाइस को तभी डाल के देते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस को। तो हम जब इधर लेके आते हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए हमें यहाँ पे उस डिवाइस की एल सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने एप्पल का कोई प्रोडक्ट से फ़ोटो खींचा हुआ है तो यहाँ पे एप्पल का आरजीबी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, तब आपको जो भी इमेज इसमें कैनवस में ओपन करेंगे वो एप्पल की एल में नज़र आएगी। तो अगर आपका एप्पल का डिवाइस है और यहाँ पे एप्पल के डिवाइस में ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली एप्पल के कलर में नज़र आएगा वो, यानी जो आपने वहाँ से खींचा है वही चीज़ यहाँ पे नज़र आएगा। सिमिलरली अगर आप सैमसंग वाले हैं तो सैमसंग के लिए भी अलग से इधर पे दिया हुआ है।
अगर वीडियो कैमरास यूज़ कर रहे हैं तो रेक्ट 709 ये यूज़ करते हैं। जब वीडियो कैमरास जो मूवी कैमरास होते हैं वो रेक्ट 709 पे काम करते हैं। वो सोनी के कोई कैमरास हैं उस पे काम करते हैं। इनमें भी थोड़े से वेरिएशन होते हैं, अगर उनको समझना है तो आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो 3 टर्म होते हैं: कलर प्रोफाइल, एलयूटी और गामेट, या गैमेट बोलते हैं, GAMUT, गैमेट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे गैमेट। इन तीनों टर्म को यूज़ करते हैं। कलर प्रोफाइलिंग का मतलब होता है पूरा ओवरऑल कलर और ब्लैक एंड वाइट वैल्यू सब कुछ एक साथ। तो वो हमारे यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत यूज़ करते हैं, खासकर भारत में कलर प्रोफाइल यूज़ करते हैं। एलयूटी जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट की एक्चुअल वैल्यू होती है, राइट, किसी इमेज की ब्लैक एंड वाइट वैल्यू। अब ब्लैक एंड वाइट बोलूँगा तो समझेंगे नहीं, इसको ऐसे समझें, लाइट्स एंड शेडोज़, किसी भी इमेज का लाइट्स एंड शेडो वैल्यू जो होती है वो एलयूटी कहलाती है। ठीक है, उसमें टोन और टिंट जो होता है, यानी वार्म टोन एंड कूल टोन्स की जो बैलेंसिंग होती है वो भी उसी के अंदर आ जाती है, एलयूटी के अंदर। वो अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, राइट, वो धीरे धीरे आगे जब करेक्शन में काम कर देंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर वे में समझ पाएंगे। गैमेट जो होता है, गैमेट एक्चुअल कलर को बोलते हैं। यानी अगर किसी डिवाइस से आपने कोई इमेज फॉर्मेट की है, बनाई है अपने इमेज में, तो एक्चुअल कलर जो होता है वो गैमेट का होता है। ठीक है, तो अगर आपको सोनी का एक्चुअल कलर चाहिए तो आपको गैमेट सेलेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको गैमेट मिलता है, राइट, जैसे यहाँ पे गैमेट लिखा हुआ है, गैमेट सिने एस, गैमेट एस एलॉग, तो ये गैमेट का मतलब होता है ट्रू कलर। ठीक है, उस प्रोडक्ट डिवाइस का ट्रू कलर। अगर आप एलयूटी सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक प्रीसेट, यानी लाइट्स एंड शेडोज का प्रीसेट, और आपका क्या बोलते हैं कलर्स, टोन्स एंड टिंट्स का प्रीसेट, वो अप्लाई होगा। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं लुक अप टेबल। एलयूटी लुकअप टेबल होता है। तो आप ये देखिए एलयूटी यहाँ लिखा हुआ है, आरई का, WCG का एलयूटी, दैट मीन्स लुकअप टेबल सेलेक्ट है उसका। वहीं कलर गैमेट जो है वो आरई का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जब भी गामा टर्म सुने, गामा, गामा का टर्म का मतलब होता है इमेज की पूरी ब्लैक वैल्यू, ना वाइट ना कुछ। अगर शेडो वैल्यू की बात कर रहे हैं इमेज में तो गामा सेलेक्ट होता है। ठीक है, गामा। एक्सपोजर आता है तो एक्सपोजर यानी पूरी वाइट वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट होता है गामा। अब इस टर्म को समझने के लिए, इस पूरे टर्म को समझने के लिए एक चीज ध्यान रखें, एक डिजिटल इमेज 5 कलर से बनती है फोटोशॉप के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, 5 कलर्स में बनती है। कौन कौन से 5 कलर रहेंगे? रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू को बोला जाता है कलर चैनल, और ब्लैक और वाइट को बोला जाता है अल्फा चैनल, राइट। तो गामा एंड एक्सपोजर अल्फा चैनल पे काम करता है और कलर चैनल काम करता है गैमेट पे। ठीक है, तो अगर कभी भी गैमेट पढ़ते हैं दैट मीन्स ध्यान रखिए कि वो अल्फा चैनल पे ही काम करेगा, उसकी लाइट्स एंड शेडोज को ओमिट करेगा। और कभी भी अगर आप गामा वैल्यू की बात पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो अल्फा चैनल पे बात करते हैं। ठीक है, एलयूटी बोथ है एक्चुअली, वो कलर टोन्स एंड टिंट्स और लाइट एंड ब्लैक वैल्यू दोनों को मिक्स करके अप्लाई करा हुआ एक प्रीसेट होता है। प्रीसेट्स है, ये सारे के सारे बने बनाए प्रीसेट्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पहले से बने हुए, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड एलयूटी होता है। तो आपने अगर अपने फ़ोन्स में से कोई भी इमेज खींची हुई है, चाहे वो एप्पल है, सैमसंग है, एंड्रॉयड के कोई भी फ़ोन हो, उनमें से इमेज फॉर्मेट जो होती है यानी बनती है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एप्पल का कैमरा थोड़ा डल होता है सैमसंग के मुकाबले। जनरली कोई कैमरा डल नहीं होता। एप्पल का भी 8 मेगापिक्सल का होगा, इसका भी 8 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन आपको पसंद आएगा सैमसंग का। रीज़न क्या है? क्योंकि सैमसंग में एक एक्स्ट्रा एलयूटी बनी होती है जो वहाँ पे ब्राइट दिखाती है। कॉमन साइकोलॉजी होती है कि हमको जो ब्राइट इमेज नज़र आती है हमें बड़ा पसंद आती है वो, है ना, क्लैरिटी हमें अलग से नज़र आती है। हाँ, ये हर वर्जन में आपको मिलेगा, एलयूटी सब में मिलेगी। पुराने वर्जन्स में कुछ एलयूटीज कम हो गई हैं,
डेफिनेटली नेचुरल सी बात है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है उसकी एलयूटी प्रोफाइल बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस बहुत सारे आ गए। अभी इसमें आपको रेड भी दिखेगा, सोनी का है। मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे कोडैक के भी हैं, फूजी फिल्म के भी हैं। आर रेड के मिलें तो देखें, अभी नहीं, इसमें ऐड नहीं है। ये एल बाहर से भी मिल जाती हैं, आप कंपनीज में से भी ले सकते हैं, प्लगइन्स के तौर पे इंस्टॉल हो जाती हैं, एल एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ये लिमिटेड है, हम बाहर से भी मैनेज कर सकते हैं, ला सकते हैं। अदर देन दैट इसमें और भी चीज़ें होंगी, जैसे फ्यूजी फिल्म वगैरह कैमरास के डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सो उसको हम लोग थोड़ा सा आगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि और भी टेक्नोलॉजी हैं जो कि इसमें इंट्रोड्यूस करानी है आप लोगों को। ठीक है। सो ये बेसिकली ओवरऑल एक आइडिया समझ में आया कि ये किस चीज़ के लिए होती है। बाद में और डेप्थ में हम लोग जाते रहेंगे इसमें। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये एक टर्म है जो कि हम लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं, लेकिन कभी इसको जाना नहीं है हमने। रीज़न ये है कि पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे एल का एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन होता है ना ये वाला, अगर आपको नहीं पता है तो आप एस आर जी बी आई ई सी 61966 2.1 यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है। अगर कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है तो आप इसको यूज़ करिए, राइट। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है। और या फिर डोंट कलर मैनेज, ठीक है, डोंट कलर मैनेज कर देंगे तो फिर आउटपुट थोड़ा सा रैंडम हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर समझेगा नहीं, सॉफ्टवेयर समझेगा नहीं कि इमेज कैसे फॉर्म करनी है। तो जो उसको रॉ मिल रहा होगा वही आपको दिखा देगा, हो सकता है वो इसके एल के अकॉर्डिंग ना हो। तो डोंट कलर मैनेज में आप समझिए 60-40 के चांसेस हैं कि इमेज जो है वो एक्यूरेट नज़र आए। बट अगर आपको नहीं कुछ ध्यान आ रहा है तो फिर वर्किंग आरजीबी में डाल दीजिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आरजीबी में डाल दीजिए, ताकि बाद में आप उसमें कुछ बदलाव अपनी इच्छा के अनुसार कर पाएंगे। ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है डोंट कलर मैनेज कर सकते हैं उसको भी। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये टर्म आपने बहुत बार यूज़ किया हुआ है जब आप किसी इमेज का विड्थ और हाइट बढ़ाते हैं, या कभी भी कोई भी वाइड एंगल लेंस में स्विच करते हैं, नॉर्मल लेंस से वाइड एंगल लेंस में स्विच करते हैं, तब आप ऑलरेडी पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा चुके होते हैं। कम या ज़्यादा उसी का मतलब होता है। ये एक्चुअली में लेंस के टाइप्स हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इसको समझना कैसे है। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर पिक्सल पे सेट होता है, इसका मतलब जो इंटरनेट से बनी हुई इमेजेस होती हैं वो इधर लाई जा सकती हैं। तो इमेज जब इंटरनेट से कोई लेके आते हैं वो स्क्वायर पिक्सल के हिसाब से बनी हुई होती है। तो उसको जब आप इधर ओपन करते हैं तो ना वो स्ट्रेच होती है ना स्क्वाश होती है, यानी कि उसका जो साइज़ है, जो एक्चुअल साइज़ है, वही यहाँ पे ओपन होगा। लेकिन जब आप NTSC वर्जन पे जाते हैं तो आप उन कैमराज में काम कर रहे होते हैं जो भारत में काम करते हैं। ईस्टर्न वर्ल्ड पे जो काम होता है वो पूरा NTSC पे काम होता है, राइट। तो उनकी पूरा फॉर्मेट यही होगा। अगर आप इसको यूरोपियन फॉर्मेट की बात करें तो ये पैल में हो जाता है, राइट। तो अगर पाल में यूज़ कर रहे हैं, पाल में इमेज खींची आपने और NTSC में ओपन कर दी, तो क्या होगा, विड्थ खिंच जाएगी, या तो हाइट खिंच जाएगी या विड्थ खिंच जाएगी इमेज की। पोर्ट्रेट में लिया हुआ रहेगा तो पोर्ट्रेट में हाइट खिंच जाएगी, लैंडस्केप में लिया हुआ रहेगा तो विड्थ खिंच जाएगी, राइट। खिंचने का मतलब है क्योंकि पाल का जो एक पिक्सल का जो साइज होता है वो हमारे पिक्सल के साइज से बड़ा होता है। तो इट्स यहाँ पे दिया हुआ है 1.09 और NTSC का 0.91, तो ये दुगना साइज का हो जाता है। तो अगर इमेज ऑब्वियस सी बात है इसमें फॉर्मेट होगी तो वो स्ट्रेच हो जाएगी। इसलिए वो ध्यान में रखना होता है जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स में या ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो जो कि फॉरेन टेक्नोलॉजी का है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी की इमेज है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अदरवाइज जब भी आप ओपन करते हैं तो आप ये, अगर इमेज आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच नज़र आ रही है, कि एक क्वेरी आ जाता है ना कि सर मैं इमेज ओपन कर रहा हूँ लेकिन इमेज स्ट्रेच हो जा रही है, नॉर्मल है, कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने स्क्वायर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो चेंज है आपका, या तो फोटो खींचते समय आपने ये चीज़ की हुई है, और तो यहाँ लाने के लिए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ये चीज़, राइट। अब ये टेक्नोलॉजी और बताऊं तो प्रीवियसली हमारे जो वर्ल्ड में, यानी कि 90s का एरा जो था, 2000s का जो एरा था, 2005 2006 तक का, राइट,
उस दौर में क्या होता था, हमारे जो डिजिटल डिवाइस थे उनमें ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो स्विच कर सकते हैं NTSC टू पाल। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो कार्ड आता था, अलग से एक डिवाइस लगाते थे DVD वगैरह में, या फिर छोटे से डब्बे आते थे जिसमें आप कन्वर्टर लगाते थे, NTSC टू पाल कन्वर्टर। तभी वो वीडियोस जो है वो दिख पाते थे, हम बाहर की मूवीज़ यहाँ पे देख पाते थे, VCR वगैरह में लगाते थे हम लोग। तो वो जो सेक्शन होता है वो अब बदल दिया गया है, क्योंकि अब हम सब डिजिटल हो चुके हैं, हमारे सारे कंप्यूटर सब कुछ जो है वो NTSC टू पाल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्जन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर नहीं लगता है इसके लिए। NTSC वाइड स्क्रीन यानी कि लैंडस्केप व्यू, ये पोर्ट्रेट व्यू, ये लैंडस्केप व्यू 1.21। अब यहाँ पे DV लिखा हुआ है, दैट मीन्स डेफिनेशन वीडियो। डेफिनेशन वीडियो का मतलब ये होता है कि इसमें 150 से 150 तक का रेजोल्यूशन होगा, 300 नहीं होगा। और इसका साइज जो होगा वो अमूमन 1280 बाय 720 का ही साइज होता है, 720p पे काम करते हैं इसमें। ये वैसा ही है। DVC प्रो कैम, जो कैमरा होता है DVC प्रो डिवाइस होता है, उसका लेंस जो होता है वो 1.33 पिक्सल में बनाता है। वाइड स्क्रीन 1.46, राइट, वाइड स्क्रीन दैट मीन्स दिस स्क्रीन जो हम देख रहे हैं, राइट। ऐसे ही वाइड स्क्रीन जितनी भी होती हैं उन सबके पिक्सल के साइजेस को बता रहा है। एनामॉर्फिक यहाँ पे देखने लायक है, बाकी सारे प्रो कैम 1080p दैट मीन्स सबसे बड़ा साइज जो अल्ट्रा HD का साइज, HD का साइज जो होता है हाई डेफिनेशन वीडियोस का, वो DVC प्रो कैम का होता है। एनामॉर्फिक लेंस, ये कौन सा लेंस होता है, यूज़ किए हैं कभी एनामॉर्फिक लेंस? नो, नहीं, नो आइडिया। ओके, आप सबने यूज़ किया है क्योंकि आपने फ़ोन में पैनारोमा इमेज बनाई हुई है। पैनारोमा इमेज जो बनाते हैं, एनामॉर्फिक एक्चुअल में एक कैमरा के ऊपर में ही एक लेंस लगता है जो कि 180 डिग्री का क्लिक देता है शॉर्ट रेंज में। यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं पे अगर एनामॉर्फिक लेंस लगा के क्लिक करता हूँ तो मेरे को पूरे रूम का 180 डिग्री मिल जाएगा एक क्लिक में। वहीं पैनोरामा में हम क्या करते हैं, हमें पूरा लेंस घुमाना पड़ता है, वो एक क्लिक में मुझे दे देगा एनामॉर्फिक लेंस। इसलिए उसका साइज जो है वो दुगना होता है, दैट मीन्स इट्स 2 पिक्सल बराबर 1 पिक्सल होता है उनका, राइट, जो कि पाल का रहता है। तो ये लेंसेज के अकॉर्डिंग सेट होता है, आप चाहो तो इसको सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आपका इमेज जो लिया हुआ है वो एनामॉर्फिक का लिया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्क्यू हो जाएगा, छोटा स्क्यू हो जाएगा अगर आपने एनामॉर्फिक सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है शुरुआत में, ठीक। ओवरऑल जब कंप्लीट हो जाता है देन आप A4 साइज़ में क्लिक करते हैं। बेसिकली कस्टम साइज़ हम अभी नहीं दे रहे हैं, कोई भी अलग साइज़ अभी नहीं दे रहे हैं, अभी जो बेसिक इसका साइज़ है उसी में प्रैक्टिस करनी है हमको। इसको क्रिएट करेंगे। नाउ वेयर इनटू आवर कैनवस। इस कैनवस को मैं थोड़ा सा पैनलाइज कर दूं। पहली क्लास रहेगी थोड़ा सा केवल इन्फॉर्मेशन रहेगा इसमें, है ना। वर्किंग जो होगी वो मैं सेकेंड क्लास से आपको देना शुरू करूंगा। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बाकी की प्रैक्टिसेस अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें पैनल समझना ज़रूरी है। सो ये जो पैनल्स हैं ये 5 to 6 डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड होता है पूरा, ज़्यादा नहीं है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सबकी नेमिंग हो जाती है तो सब इजी हो जाता है। ऊपर का हिस्सा जो है वो मेन्यू बार होता है, सब सॉफ्टवेयर्स में ये आपको मिलता है। मेन्यू बार को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो इसका सिंपल टर्म ये होता है कि सॉफ्टवेयर में जो कहीं पे नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। इट इज़ कंप्लीट सॉफ्टवेयर, राइट। तो अगर ग्राफिक का कोई भी चीज़ आपका मिस होता है, कोई भी चीज़, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यू नो वेयर टू लुक फॉर, अगर यहाँ कहीं नहीं मिला तो आप वहीं जा सकते हो। सेकेंड जो बार होता है इसको बोलते हैं ऑप्शन बार, राइट। पहला मेन्यू बार, सेकेंड विल बी योर ऑप्शन बार। ऑप्शन बार का क्या काम रहेगा, टूल्स में जो भी यूज करते हैं, जो भी औजार आप यूज करेंगे ग्राफिक बनाने के लिए या कोई भी वर्क अप्लाई करने के लिए, उसका जो सेटिंग होगा वो ऑप्शन यहाँ मिलेगा। ऑप्शन चॉइसेस, उसमें जितने चॉइसेस आपके पास होंगे वो सब यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये रहेगा। लेफ्ट में आपको जो बार मिलता है, दिस बार इज एक्चुअली कॉल्ड टूल बार। तो यहाँ के जितने भी टूल्स होंगे वो काम के लिए यूज होंगे। अब ये टूल बार्स भी हैं, ये भी डिवाइडेड होते हैं। इनको डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ और इसको कंट्रोल V करता हूँ। कंट्रोल V यानी कि पेस्ट, मैंने प्रिंट स्क्रीन किया, पेस्ट किया। इस पूरे टूल्स के बारे में समझेंगे
बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं ये टूल, ये वर्किंग भी बताऊंगा कि बेसिक स्टार्ट कहाँ से करनी है। ये टूल से लेकर आपका ये टूल, ये जितने टूल्स होते हैं, यहाँ पे देखेंगे मूव टूल होता है ये, इसको मैं मूव टूल लिख देता हूँ। मूव टूल से लेकर आपका क्रॉप टूल तक, राइट, फ्रेम टूल है ये, फ्रेम टूल तक, ये जितनी चीजें होती हैं इनको बोलते हैं सिलेक्शन ग्रुप। यानी किसी भी चीज का सिलेक्शन लेना है वो इन्हीं ग्रुप से होगा, इसके अलावा यहाँ पे किसी और चीज से नहीं होगा। ये एक ग्रुप है, इट्स अ सिलेक्शन ग्रुप। तो यहां से लेकर यहां तक सिलेक्शन हो सकता है, राइट। सॉरी, ये आई ड्रॉपर तक जाएगा, इट्स अ आई ड्रॉपर, ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7th वाला जो है, राइट, 7 टूल्स हैं, ये आपका सिलेक्शन ग्रुप होगा आई ड्रॉपर तक। यानी कुछ किसी भी तरीके का A to Z सिलेक्शन जो होगा वो यहीं से होगा। 2 मिनट, अब मैं क्लास के बाद आपसे मिलता हूँ, आप बैठिए थोड़ा सा। सो यहाँ से यहाँ तक आपका सिलेक्शन ग्रुप होगा, इसके अलावा किसी और में सिलेक्शन नहीं होगा। ये टूल से लेकर आपका डॉज टूल तक, ये डॉज एंड बर्न टूल है, यहाँ तक, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो उसके बाद टूल्स होते हैं। ये टूल्स, इसको बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश से लेकर आपका बर्न टूल तक या डॉज टूल तक, ये पूरा ड्राइंग ग्रुप कहलाता है। यानी कि इसके अलावा ड्राइंग कहीं और से नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो यहीं स्टिक है। अगर कहीं पे भी ड्राइंग करना है तो ये टूल से होगा और कहीं से नहीं होगा। सेलेक्ट करना है तो यही ग्रुप से होगा और कहीं टूल है नहीं। यहां से लेकर आपका यहां तक छोटे 4 टूल्स हैं मात्र, इनको बोलते हैं वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप, वेक्टर ग्रुप क्या होते हैं, जैसे लोगो बनते हैं या फिर ब्रोशर्स के लिए जो शेप बनाए जाते हैं, राइट, मोशन ग्राफिक के लिए शेप जो बनाते हैं, ऐसे शेप्स जो कि स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं और जिनको रीसाइज किया जा सकता है, वैसे शेप। यानी आपके मोबाइल फोन्स के जो यूआई एंड यूएक्स भी होते हैं वो भी वेक्टर में बने होते हैं, तो उसके लिए ये टूल दिया हुआ है। इसकी खासियत ये होती है आपको किसी भी साइज में इसको रीसाइज कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो कभी भी। जैसे चित्र को हम ड्रॉ कर देते हैं तो उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमको इरेज करके ड्रॉ करना पड़ता है, रीड्रॉ। वेक्टर ग्रुप में आप उसी को मॉडिफाई भी कर सकते हो, राइट, तो वो पूरा फ्रीडम रहता है उसमें मॉडिफिकेशन का, ये एक टूल होता है। और यहां से लेकर रोटेशन से लेकर ये जितने टूल रहते हैं, दीज आर बिहेवियरल ग्रुप। दैट मीन्स ये आपके सॉफ्टवेयर के साथ बिहेव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, इंटरफेस के लिए बने हुए हैं। यानी हो सकता है आपको जूम इन जूम आउट करना हो, रोटेट करना हो, पैन करना हो, ये सारे ऑप्शंस इसमें किए जा सकते हैं, राइट। सो ये टूल बार जो है वो इतने सेक्शंस में डिवाइड होता है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सिंपल सिलेक्शन ग्रुप ऊपर के टूल्स, ड्राइंग ग्रुप ये वाला टूल्स, वेक्टर ग्रुप ये वाले, एंड बिहेवियरल ग्रुप ये वाले, राइट। नीचे का जो पैनल होता है, ये वाला जो पैनल है, इसको एनिमेशन के लिए यूज होता है। तो जब भी हम फोटोशॉप एनिमेशन क्रिएट करेंगे तब हम इस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों दो टाइप के डिफरेंट एनिमेशंस होते हैं, उसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। बाय डिफॉल्ट पुराने वर्जन्स में जाएंगे तो विंडोज में ये एनिमेशन के रूप में दिखाई देगा, यहाँ पे अभी नहीं मिलेगा। सीसी वर्जन में इसका नाम चेंज करके टाइमलाइन कर दिया गया है, राइट। तो पुराने वर्जन पे आप सर्च करोगे तो टाइमलाइन नहीं मिलेगा, वहाँ एनिमेशन मिलेगा, ठीक है। राइट पैनल विल बी योर प्रॉपर्टीज पेन, राइट। जो पैन होता है ना, फ्राइंग पैन, उसको वैसे ही प्रॉपर्टीज पैन बोला जाता है। रीज़न ये होता है कि इसके अंदर हर एक टूल, हर एक ऑप्शन की सारी प्रॉपर्टीज यहीं मिलती है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज A to Z जो सॉफ्टवेयर ऑफर करता है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेंगी हर एक चीज़ की। तो यहाँ पे
F5 दबाएंगे तो ब्रश का मिलेगा, F6 दबाएंगे तो कलर का मिलेगा, F4 दबाएंगे तो आपको नेविगेशन एरो मिलेगा। ऐसे कर करके कंट्रोल पेस्ट हो जाता है F4 से, राइट। ऐसे ही पूरे पूरे सबकी सेटिंग्स यहाँ मिलती जाएगी जो फंक्शन कीज में स्टोर है। इसको इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैनल है आपका लेयर पैनल, राइट। F7 इसका शॉर्टकट की है, F7। ये लेयर पैनल क्या खास करता है, तो ये आपके आर्टवर्क को लेयर्स में इंक्लूड करता है। इसका खास चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए मुझे एक नई लेयर बनानी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, जिससे नई लेयर बनती है। ओके करेंगे तो नई लेयर बन जाएगी, या फिर यहाँ से क्लिक करिए, छोटा सा न्यू लेयर का आइकॉन होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, न्यू लेयर बन जाएगी। और या फिर मेन्यू बार में लेयर पे जाके न्यू, सामने हमेशा जिस भी लेयर का सिलेक्शन होगा उसके ऊपर बनेगी। ऊपर बनती है दैट मीन्स कैनवस में सामने दिखाई देगी, राइट। जैसे यहाँ पे लेयर के ऊपर है तो वो उसके ऊपर बनेगी, तो किसी भी लेयर के ऊपर बनेगी तो उसके सामने आएगी। अब सामने आएगी कैसे समझेंगे, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सिलेक्शन ले रहा हूँ। सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन ग्रुप में सेकंड टूल यूज़ किया, इसको मार्क्यू टूल बोलते हैं, शॉर्टकट एम है, एम फॉर मंकी। सेलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ गया। अब इस सिलेक्शन के अंदर कोई कलर डालना है तो वो कलर सिलेक्शन होगा यहाँ से, इसको कलर पिकर बोलते हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कलर पिकर ऑप्शन ओपन होता है, आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में और इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। आज सिंपली इसको हम कलर करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस कीबोर्ड से ध्यान रखेंगे, लैपटॉप वाले हैं तो राइट तरफ वाला ऑल्ट बैक स्पेस नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट तरफ वाला ऑल्ट बैक स्पेस हिस्ट्री के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे लेफ्ट तरफ वाला ऑल्ट बैक स्पेस ही यूज़ करेंगे। और राइट तरफ वाला ऑल्ट बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो किसी किसी लैपटॉप्स में ये जो नीचे वाला कलर है ना वो यूज़ होता है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ तो देखिए वाइट कलर हो रहा है, क्यों? मैंने लेफ्ट तरफ वाला यूज़ किया। राइट तरफ वाला यूज़ करूँगा तो फोरग्राउंड ओपन होगा। तो अगर लैपटॉप में है या कहीं पे भी है, राइट तरफ वाला जो ऑल्ट होता है स्पेस बार के राइट तरफ वाला, सॉरी लेफ्ट तरफ वाला, लेफ्ट वाला बोलूँगा मैं, उल्टा हो गया था, राइट लेफ्ट। तो स्पेस बार से जो लेफ्ट वाला होता है ऑल्ट वही यूज़ करें, राइट। और इस तरफ वाला यूज़ करेंगे राइट तरफ वाला तो वो आपके कीबोर्ड में कुछ और ही चलेगा, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, येलो बनाया। जस्ट ऊपर मैंने 6 लेयर को सेलेक्ट किया, 5 लेयर पे मैंने येलो बनाया। कैसे पता चल रहा है, तो देखिए इस थंबनेल पे, छोटे से थंबनेल पे वो ड्रॉ भी हो रहा है, आपको दिख जाएगा जब आप वर्क करेंगे ना उसमें, तो उस लेयर के छोटे से थंबनेल पे नज़र आएगा। यहाँ पे 6 पे मैंने फिर से एक और लेयर बनाई, 6 को सेलेक्ट करके एक और लेयर बनाया, देन ऑल्ट बैक स्पेस, जो कलर मेरा बैकग्राउंड था उसको फोरग्राउंड पे ले आया मैंने। फोरग्राउंड पे लाने के लिए एक्स शॉर्टकट है, वैसे कीबोर्ड से एक्स दबाएंगे ना तो लेयर टॉगल होती है। बाकी ये छोटा सा आइकॉन भी दिया है, इस पर भी क्लिक कर देंगे ना तो हो जाएगी, राइट, स्वैपिंग का आइकॉन, या कीबोर्ड से एक्स दबाइए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों लेयर आ गई। तो आपको क्या दिख रहा है, सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल डी दबाएंगे ना तो डी सेलेक्ट हो जाता है, नहीं तो वो रिमूव नहीं होता, राइट। तो उसको अलग करने के लिए कंट्रोल डी दबाइएगा। तो सिलेक्शन में क्या होता है, इतना सिलेक्शन लिया तो वो उतने ही सेक्शन पे कलर डाल सकते हो आप, कैनवस का उतना सिलेक्शन। अब इसको मूव कराना है तो वी शॉर्टकट है, या मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको मूव कराऊंगा तो मुझे ये कलर मूव मिलेगा। तो अभी जैसे मैंने मूव किया तो देखिए मेरी इमेज या जो भी कलर मैंने क्रिएट किया हुआ है वो इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि लेयर यहाँ पे नीचे है। इस लेयर को अगर मैं ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ तो अब वो उसके ऊपर आ जाएगी, राइट। ये ऑनियन स्किन जैसा काम करता है, जो स्किन ऊपर है वो सामने नजर आएगी, जो स्किन नीचे है वो पीछे नजर आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन कलर पुट कर देते हैं, ग्रीन कलर के लिए मैं कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, एंड आई जस्ट, मान लीजिए आपने विदाउट एनी सिलेक्शन ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया तो वो पूरे पेज पे आ जाएगा, ठीक है।
लेयर को नीचे या ऊपर ले जाने के लिए आपको कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी आपके जो कीबोर्ड पे करली ब्रैकेट्स होते हैं वही बटने। कंट्रोल के साथ दबाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो नीचे जाएगा, राइट जाएंगे तो ऊपर जाएगी लेयर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको मैं सैचुरेशन कम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ग्राफिक नज़र आए क्लियरली। ओके, ये लेयर वाइज काम होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ लेयर्स डाली जा सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस याद रखें लास्ट लेयर जो भी हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो या आपकी बनाई हुई कोई लेयर हो, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। एक लेयर हमेशा वहाँ पे रहेगी, अब वो सबसे लास्ट होती है लेयर जनरली। बाकी आप चाहें तो ड्रॉ करने के लिए कितनी भी लेयर्स ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप उसको भी कलर। हाँ, जो बैकग्राउंड लेयर है उसका कोई नाम नहीं रहेगा, बाकी आप नेम कस्टम कर सकते हैं। बस आपको नेम के ऊपर में डबल क्लिक करना है। बिल्कुल, आप इसको भी ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, लेकिन ये दिखेगी हमेशा। जैसे ये वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के लिए हाँ, अनलॉक करने के लिए डबल क्लिक भी कर दीजिए तो भी हो जाएगा, या यहाँ से क्लिक या यहाँ से क्लिक कर दीजिए। हाँ, इसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद अगर मैं सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। एक ना एक लेयर को वहां पे बैकग्राउंड लेयर बन के रहना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसको डिलीट करना हो कर दीजिए अनलॉक करके, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस क्योंकि ये ऑलरेडी एक लेयर है ना। अब आप चाहो तो अगर आपको ये दिखाना नहीं है तो आप इसको इरेज कर सकते हो। इरेज करने के लिए क्या करो, कंट्रोल ए, लेयर सिलेक्शन, डी, डिलीट। बेसिकली डी नहीं, डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट किया तो वो लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई। अब आपको सारे ग्राफ्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट में नजर आएंगे। अब क्योंकि हमारा ये कंप्लीटली बैकग्राउंड पे है तो बैकग्राउंड फिलअप हो जाएगा, राइट। सो लेयर वाइज इस तरीके से काम होगा जनरली। जो हिस्सा नीचे है वो हिस्सा पीछे नजर आएगा, जो हिस्सा ऊपर है वो ग्राफिक के सामने नजर आएगा। इसको जी ऑर्डर बोलते हैं, जेड ऑर्डर यानी जी ऑर्डरिंग करना ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है जो कि आपको आगे थोड़ा और सॉफ्टवेयर्स में जब जाएंगे ना तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर्स में इनका बहुत काम आएगा जी ऑर्डरिंग का। यहाँ पे भी बहुत सारे काम आते हैं, खासकर जब पेंटिंग ग्राफिक्स और इमेजेस मैनिपुलेशन करते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, राइट। सो इधर पे मैं इसको वापस से रीसेट करने के लिए डी दबाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट कलर हो जाता है, रीसेट हो जाता है ना। स्वैप करते हैं और बैक स्पेस कर देंगे, हमारे पास वाइट बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। नाउ टूल बार हो गया, एनिमेशन बार हो गया, और ये आपका लेयर पैनल हो गया। लेयर पैनल के लिए न्यू लेयर लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट रहता है, राइट। तो आप नया ले सकते हैं, बाकी जितने हैं वो हम लोग आगे इसको देखेंगे। कई लेयर्स को कॉपी करा जा सकता है, कॉपी करने के लिए अलग अलग टर्म्स हैं। सो डेफिनेटली नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप लेयर पैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग जी ऑर्डरिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉर्टकट के साथ फैमिलियर हो सकते हैं। इसमें कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं, यानी कंट्रोल प्लस और माइनस दबाएंगे तो जूम इन जूम आउट है। ऑल्ट के साथ माउस व्हील जूम इन जूम आउट के लिए, तो कंट्रोल प्लस और माइनस से भी वही होगा। ऑल्ट के साथ माउस व्हील करेंगे वो भी जूम इन जूम आउट के लिए होगा। देन स्पेस बार से पैनिंग होगा, ग्राफ में पैनिंग। तो अगर आप कोई पास जाके किसी एक चीज़ पे पैन करना चाहें तो वो पैन कर सकते हैं। बड़े ग्राफ में काम करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक वे में काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसका कैनवस जो है वो रोटेट हो सकता है, तो आर शॉर्टकट है, आर दबाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कैनवस को रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ ये चीज़ करेंगे तो ये कैनवस जो है वो एंगल्स में स्नैप होगा, एंगल स्नैपिंग होगा। ठीक है, यही चीज़ ये बिहेवियरल ग्रुप में होती है। किसी भी टूल के नीचे छोटा सा अगर एरो दिख रहा है दैट मीन्स उसके अंदर एक टूल छिपा हुआ है, तो आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको उसका एक टूल मिल जाएगा।
उसी का रिस्पेक्टिव शॉर्टकट भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, यानी कि उसके अंदर क्या क्या है शॉर्टकट से, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये टूल है मार्क्यू टूल, एम शॉर्टकट था। शिफ्ट के साथ इसको एम दबाते जाएंगे तो आपको ना टॉगल करके दिखाता जाएगा। किसी में ज़्यादा होंगे तो वो सारे टॉगल होते जाएंगे। सर्कल एलिप्स जो है वो सेलेक्ट सर्कल के लिए होता है, तो आप चाहो तो उस जगह पे सर्कुलर सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल डी, आपका डिज़ाइन गायब हो जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे रोटेशन जो है मैंने बताया, एक तो आर शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकोगे। और एक चीज़ और है, आपको यहाँ पे ऑप्शन बार में उसका ऑप्शन भी नज़र आएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि रोटेशन एंगल जो है वो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग दे सकते हो, वो भी, और छोटा सा एक डायलर भी देगा साथ में। इसको भी शिफ्ट के साथ यूज़ कर पाओगे आप, स्नैप करके रीसेट व्यू से सारा कुछ रीसेट हो जाता है, राइट। सो अभी इतना ही एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे 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 एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस से मैं असाइनमेंट्स दूंगा, तब आप अपना मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क, कॉम्प्लीमेंट्री आर्ट वर्क कैसे तैयार करना है हम उसमें आगे जाएंगे, राइट। पहले हम लोग धीरे धीरे इसकी फंक्शनैलिटी समझेंगे, फिर उसके बाद कलर करेक्शन, इमेज करेक्शन पे जाएंगे, वो सेक्शन देखेंगे। फिर फोटोशॉप के एडवांस टूल्स जो होते हैं, जो एनिमेशन के लिए और आपका एडवांस इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो वाले टूल्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको इसी तरीके से हायरार्की बेसिस पे शुरू करेंगे, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरीज रहेंगी तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर, वैसे ग्रुप में आप लोग को ऐड कर देंगे तो मेरा व्हाट्सअप वहीं से भी मिल जाएगा आपको, वो भी रहेगा, तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। इट्स फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। दूसरा चीज़, आप मुझे अभी अपने मेल आईडीज़ दे देंगे, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मैं आधे एक घंटे में, क्लास के आधे एक घंटे बाद आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि वीडियो प्राइवेट है, इट इज़ फॉर अ प्राइवेट यूज़र, तो ये याद रखें कि आपका यूट्यूब आईडी और जो आपने मुझे दिया है वो दोनों डिफरेंट है, तभी वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जो जीमेल आप मुझे दे रहे हैं, मेक श्योर कि आप यूट्यूब का ऐप उसी जीमेल से ओपन कर रहे हैं। अगर दोनों आईडीज अलग अलग हुई तो आपका वीडियो प्राइवेट शो करेगा। सो उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम केवल तो मुझे वही आईडी दीजिए जो आपके यूट्यूब में चल रही होगी, यानी वही आईडी आप यूज़ कर रहे होंगे। जनरली देखना चाहें तो यूट्यूब के जैसे आप जीमेल में चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आईडी चल रही है वो समझ आएगी, दिस इज़ करेंटली मैक रायपुर की आईडी सिलेक्टेड है, राइट। अगर स्विच करना चाहें तो यहाँ पे अदर अकाउंट्स भी हैं, आप उसमें, हाँ ये छोटा दिखता है, ये आपके यूट्यूब ऐप में भी नज़र आता है। तो उसको चेक कर लीजिएगा कि ये कौन सी, ये मेरी पर्सनल आईडी है cubenom@gmail.com, राइट। सो वो आईडी जो रहेगी वो जनरल आपको मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पे एक अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ, और आप मुझे अपना पर्टिकुलर जीमेल आईडी बता दीजिए, ताकि फिर मैं उसको अपलोड करूँगा। नो इश्यूज़, आप ऐसा कर दीजिएगा कि आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे बाद में वो जीमेल आईडी, राइट। सो मुझे ये बता दें अभी फ़िलहाल, वैसे फ़ोन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्या? अगर यूट्यूब ऐप होगा आपका तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। जी, हाँ बताना है। प्रियांशु 2314 एस ए साहू, ओके, @gmail.com। हाँ, डॉली 047 @gmail.com, करेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, अगर आप सेम चीज़ एक्सेस कर रहे होंगे। जी, तो आपका ये मैं इसको मैनेज करता हूँ, तो मुझे यहाँ से सेम मिल जाएगा जीमेल आईडी। आप अगर कंप्यूटर लैब में अगर यूज़ कर रहे हैं तो सेम ही होगा आपका तो जीमेल। ओके,
मुझे वो दीजिएगा, कहाँ से वो मेन्यू आ रहा है। हेलो गोकुल, रेफरेंस। हाँ जी, यूट्यूब ओपन करेंगे एक्चुअली। जी जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी अगर अपडेट करना होगा तो हम कर लेंगे। डॉक्टर दिलीप वर्मा 74 gmail.com। जी राइट, ये आप सबको एक डमी मैसेज, दिस इज़ अ डमी मैसेज मैं भेज देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा तो अब मेरा जीमेल भी आपके पास सेव हो जाएगा, राइट। सो अभी डमी मैसेज हमने सेव कर दिया है और इसको यहीं तक करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।